आज हम फलन एफ जेड के विश्लेषिक होने का पर्याप्त प्रतिबंध पढ़ेंगे। सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक। थ्योरम माना फलन एफ जेड बराबर यू एक्स वाई का फंक्शन प्लस आइटा वी एक्स वाई का फलन प्रांत डी में परिभाषित है। तब फलन एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक फलन होता है यदि यू एक्स वाई और प्लस वी एक्स वाई के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर संतत हैं तथा कोशी रीमान समीकरण डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई तथा डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, जो कि हम पिछली प्रमेय में पढ़ चुके हैं, प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्ट होती हैं। दो शर्तें, एक u और v के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर संतत हैं तथा दूसरी शर्त डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई अर्थात u और v के लिए कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट होते हैं। ये दो शर्तें लागू होनी आवश्यक है। यदि ये दोनों शर्तें लागू होती हैं तो इतना पर्याप्त है, फलन एफ जेड के विश्लेषिक होने के लिए इतना पर्याप्त है। अब हम इन दोनों शर्तों को लगा करके और फलन एफ जेड को विश्लेषिक सिद्ध करेंगे। थ्योरम में हमें क्या करना है कि इन दोनों शर्तों को काम में लेते हुए फलन एफ जेड को विश्लेषिक सिद्ध करना है और ये सिद्ध हो जाएगा कि ये दो शर्तें यदि लागू हैं अर्थात इतनी पर्याप्त है फलन एफ जेड के विश्लेषिक होने के लिए। उसके लिए सबसे पहले हमने दो निकटस्थ बिंदु लिए, एक एक्स वाई बिंदु लिया तथा थोड़ा इसके नज़दीक में ही दूसरा बिंदु एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई दूसरा निकटवर्ती बिंदु लिया। यदि दोनों बिंदु पास पास हैं तो हम डेल यू को इस प्रकार से लिखेंगे कि डेल यू बराबर बाद के बिंदु पर यू का मान और माइनस पहले बिंदु पर यू का मान। दोनों जो निकटवर्ती बिंदु हैं दोनों पर यू के मान निकाले और उनका डिफरेंस लिया जिसको हमने डेल यू कहा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक पद घटाएंगे और उसी को जोड़ देंगे। ये जो घटाया है और जोड़ा है इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। इस पद के लिए हमें केवल इतना ही ध्यान रखना है कि या तो डेल एक्स हटा दें या डेल वाई इसमें से एक हटा दें। जैसे हमने डेल एक्स हटा दिया तो इसमें बचा यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई, जिसको घटाया उसी को हमें जोड़ना है। या इसकी जगह हम यूं कर सकते थे एक्स प्लस डेल वाई और कोमा वाई, दोनों में से एक करना है, या तो डेल एक्स हटा देना है या डेल वाई हटा देना है। हटाने के बाद में जो हमने लिखा उतना का उतना ही जोड़ देना है जिससे हमारे पद के मान में कोई परिवर्तन नहीं। और हमने यही किया कि यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई को घटाया और यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई, वाई स्थिर है दोनों जगह वाई प्लस डेल वाई है, एक्स में चेंज है, इसको हमने घटाया इसी को जोड़ दिया और यू एक्स वाई जो माइनस का है ऐसा कैसा पड़ा है। अब चूंकि ये दे रखा है हमें कि डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज संतत हैं, प्रथम कोटि के आंशिक अवकलन संतत हैं, इसलिए हम द्विचर फलनों के मध्यमान प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो उसको समझने के लिए हम पहले चलते हैं लाग्रांज मध्यमान प्रमेय जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है उसको दोबारा याद करते हैं। लाग्रांज मध्यमान प्रमेय आप लोगों ने जो पढ़ी है वो ये है कि फलन कोई f है वो किसी अंतराल a से a प्लस h में इस प्रकार से परिभाषित हो कि बंद अंतराल में संतत हो और खुले अंतराल में अवकलनीय है। तो इस खुले अंतराल में बिंदु c इस प्रकार का विद्यमान होता है कि f डैश c इक्वल टू f ऑफ a प्लस h माइनस f अपॉन h। h को इधर ले आए हम तो हमारे पास ये रिजल्ट इस तरह का आ गया f a प्लस h माइनस f a बराबर h इंटू f डैश c। इस बिंदु C के लिए शर्त होती है कि खुले अंतराल का बिंदु होता है, न C का मान a के बराबर हो सकता और न C का मान a प्लस h के बराबर हो सकता। C का मान इन दोनों के मध्य में कोई मान होता है, इन दोनों के मध्य में कोई मान होता है तो मैं C की जगह a प्लस थीटा h यूज करता हूँ और जहाँ थीटा का मान 0 से 1 के बीच में। तो अब हम देखते हैं जरा थीटा की जगह हम 0 लिखें तो क्या आता है। a प्लस h में जब थीटा की जगह 0 लिखते हैं तो इसका मान a हो जाता है। थीटा इक्वल टू 0 दिया था इसका मान a हो गया, थीटा का मान 1 दिया तो इसका मान a प्लस h हो गया यानी लास्ट वैल्यू, परंतु न तो 1 के बराबर है। इसका मतलब थीटा का मान यदि यहाँ पर हम देते हैं जैसे 1/2 दें तो a प्लस h/2 अंतराल के बीच का बिंदु आता है। तो न तो थीटा का मान 0 हो सकता न थीटा का मान 1 हो सकता क्योंकि c बिंदु खुले अंतराल का बिंदु है। और इसलिए हमने ये देखा कि c को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि a प्लस थीटा h जहाँ थीटा का मान 0 से 1 के बीच में है। तो हमने इस प्रमेय का यूज यहाँ पर किया है और यहाँ पर यूज करने के लिए हमने ये देखा कि पहले दो जो स्टेप हैं यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दो स्टेप u के लिए, इसमें हम देख रहे हैं कि x में चेंज है, x में चेंज कितना है डेल्टा x का और y स्थिर है। यहाँ हमने ये देखा कि जो चेंज है
एच ए प्लस एच माइनस एफ है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, चेंज से तो गुणा है और इस फलन का अवकलन हो जाता है और सी की जगह ये मान पुट हो जाता है। हम भी ऐसा ही करेंगे कि यहाँ पर जो चेंज है वो डेल्टा एक्स का है, इसलिए हमने डेल्टा एक्स से गुणा कर दिया। और अब चूंकि यू एक्स और वाई दो का फलन है तो यू का अवकलन होना है, लेकिन अवकलन किसके सापेक्ष, जिसमें चेंज है, इसलिए यू एक्स लिख दिया यहाँ पर, अर्थात यू का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन। एक से ज्यादा चर हो गए, आंशिक अवकलन हो गया, यू के सापेक्ष है इसलिए यू एक्स लिखा इसको। अब हमने इसको लिखा कि a प्लस एच की जगह हमारे पास है x प्लस डेल्टा एक्स, तो h को हम थीटा से गुणा करके लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर लिखा x प्लस थीटा 1 गुणा डेल्टा एक्स, y स्थिर ऐसा का ऐसा पड़ा है। तो इस प्रकार से हमने मध्यमान प्रमेय का उपयोग करते हुए और इस स्टेप को हमने ऐसा लिख दिया। सेम दूसरी स्टेप के अंदर y में चेंज है, इसलिए डेल्टा y से तो गुणा किया और u का आंशिक अवकलन y के सापेक्ष, x स्थिर है ऐसा का ऐसा पड़ा है और y में प्लस डेल्टा y को हमने थीटा 2 से गुणा कर दिया, जहाँ थीटा 1 और थीटा 2 इस प्रकार की राशियां होंगी कि जिनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। ये लाग्रांज मध्यमान प्रमेय से। और लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के अंदर जिस फलन की हम बात करते हैं तो वो फलन कैसी होनी चाहिए, अंतराल में संतत होनी चाहिए। और चूंकि हमें दे रखे हैं कि u और v के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलन वो कैसे हैं, संतत हैं, और जब संतत हैं तो हमने मध्यमान प्रमेय का उपयोग करके और इसको इस प्रकार से लिख दिया। अब हम प्रसार करेंगे, तो पहले नीचे हम प्रसार को समझते हैं कि टेलर प्रसार जो आप लोगों ने बहुत पहले सीखा है, एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर होता है एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश ए। यदि इसकी जगह द्विचर चरों का फलन हो तो इसको प्रसार को हम थोड़ा ध्यान से समझें, तो सबसे पहली स्टेप में चेंज को हटा दिया अपन ने, दूसरी स्टेप में चेंज से गुणा है और अवकलन है फलन का, तीसरी स्टेप में इसका होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 और 2 बार अवकलन। दो चरों के फलन के लिए इसी प्रकार को इस प्रकार प्रसार को हम इस प्रकार से लिखते हैं कि फलन में चेंज को हटा दिया हमने, फलन एक्स वाई, अब चेंज डेल्टा एक्स का तो डेल्टा एक्स से गुणा और उसी के सापेक्ष अवकलन, डेल्टा वाई का चेंज है तो डेल्टा वाई से गुणा उसी के सापेक्ष अवकलन। अवकलन किसका, फलन एफ का, एफ को हम बाहर की तरफ रखेंगे, अंदर लाएंगे तो दोनों के सापेक्ष दोनों स्टेप आ जाएंगे। दूसरी स्टेप में लिखेंगे इसका होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एफ, तीसरी स्टेप में आएगा इसका होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एफ। यहाँ सेम ऐसा ही हम इसमें करेंगे, तो यहाँ हमने देखा कि इसमें चेंज कितना है, उस चेंज को हम गुणा करेंगे, तो चेंज कितना है इसमें, डेल्टा एक्स जो है वो तो पड़ा है, लेकिन अंदर जो इसका प्रसार करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे जो फलन है वो, और ऐसी कैसे एक्स वाई, जैसा एफ एक्स वाई लिखा है वैसे यू एक्स हमारे पास फलन है तो यू एक्स एक्स वाई। और अब आगे जितने भी स्टेप्स हैं उन सब के अंदर हम देखेंगे कि थीटा 1 से भी गुणा होगा, डेल्टा एक्स से भी गुणा होगा, डेल्टा वाई से भी गुणा होगा, इस तरह के पद आएंगे आगे। और थीटा की वैल्यू भी 1 से कम है और डेल्टा एक्स खुद भी 1 से कम है, बहुत छोटी राशि है। जब चेंज बहुत कम है, जब डेल्टा जेड का मान हम देखेंगे 0 की तरफ जाए तो चेंज बहुत छोटा हो जाता है, डेल्टा एक्स भी बहुत छोटा हो जाता है, डेल्टा वाई भी। तो इनके पद हैं और इनके हाई पावर्स के पद हैं, इनकी हाई पावर्स के पद हैं, तो उन सब को पूरे प्रसार को मैं एक सम्मिश्र संख्या के रूप में अल्फा मान लेता हूँ। तो अब मैं ये कह देता हूँ कि जब डेल्टा जेड का मान 0 की तरफ अग्रसित होगा, डेल्टा जेड बहुत छोटा हो जाएगा, डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाएगा, डेल्टा वाई बहुत छोटा हो जाएगा, ऐसी स्थिति में इस अल्फा का मान बहुत कम आएगा, वो भी 0 की तरफ अग्रसित होगा। इसी प्रकार जो नेक्स्ट स्टेप में इसमें मैंने चेंज जो प्रसार किया उसकी जगह आगे के स्टेप को बीटा मान लिया, तो जब डेल्टा जेड का मान 0 की तरफ अग्रसित होगा तो उस समय बीटा का मान भी 0 की तरफ अग्रसित होगा। जरा हम आगे पढ़ें कि ये यू फलन के लिए जो किया है सेम इसी प्रकार से हम वी फलन के लिए करें तो इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो इस प्रकार से आएगी कि डेल्टा वी बराबर है, वी में चेंज लिखा हमने एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स वाई। तो इसके लिए हमने अल्फा की जगह डेल्टा सिंबल को काम में लिया है और अल्फा की जगह गामा सिंबल को काम में लिया, बीटा की जगह डेल्टा सिंबल को काम में लिया। सेम उसी तरह से हमने स्टेप लिख दी है, यहाँ वी के आंशिक अवकलन है वी एक्स और वी वाई, तो जिस तरह से हमने डेल्टा यू का मान निकाला उसी प्रकार से हमने डेल्टा वी का मान निकाल लिया, जिसमें हमारे पास दो पद है डेल्टा और गामा और डेल्टा। जब डेल्टा जेड का मान 0 की तरफ अग्रसित होगा तो इन दोनों का मान भी अग्रसित 0 की तरफ होगा, इसलिए एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड इसका मान निकालना चाहते हैं, जो किसके बराबर होगा, एफ ऑफ जेड प्लस जेड, डेल्टा जेड का मतलब चेंज एफ में, और एफ में चेंज है तो यू में भी चेंज है और बी में भी चेंज है, तो इसको मैंने पहले ये लिखा यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आइटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई। ये एफ ऑफ जेड प्लस जेड डेल्टा जेड का मान है, और एफ जेड का मान ये हो गया यू प्लस आइटा वी यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई।
इसमें से इसको हमने घटा दिया। अब u को u के साथ किया और v को v के साथ कर दिया, अलग अलग दोनों पदों को लिख दिया। यहाँ u पहले ये लिखा और इस पार्ट का u यहाँ पे लिख दिया, इधर v का मान लिख दिया, इधर ये लिख दिया। तो पहली जो टर्म है ये डेल्टा u बन गई, दूसरी जो टर्म है ये डेल्टा v के बराबर हो गई। और चूंकि डेल्टा u और डेल्टा v के मान अपन पहले निकाल चुके हैं, तो अब 1 और 2 से हमने डेल्टा u का मान भी रख दिया और डेल्टा v का मान भी रख दिया। दोनों मान रख दिए। दोनों मान रखने के बाद में अब मैं एक बार x और y को छोड़ देता हूँ, केवल इसको ux से और इसको uy से, इसको vx और vy से रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि छोटा हो जाए थोड़ा मान। और इसलिए मैंने ये लिखा ux प्लस अल्फा इंटू डेल्टा एक्स uy प्लस बीटा डेल्टा y, जिसका मान इसके बराबर है। ये जो स्टेप है ux प्लस अल्फा डेल्टा एक्स पढ़ा है, लेकिन कॉची रीमान समीकरणों का मैंने यूज करते हुए कि जो आयोटा vy है और यहाँ पर क्या है uy है और यहाँ पर क्या है vx है, तो uy का कॉची रीमान समीकरण से हम देखें तो uy बराबर होता है माइनस का vx, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो मैंने ux के साथ में vx लिया और vx uy की जगह मैंने मान पुट किया और ये किससे पुट किया, कॉची रीमान समीकरण से, कॉची रीमान समीकरणों से। ये vx ऐसा खासा पड़ा है, लेकिन vy की जगह मैंने फिर से कॉची रीमान समीकरण का यूज कर लिया कि डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होता है डेल वी अपॉन डेल वाई। सबको मैंने आंशिक अवकलन को x के सापेक्ष चेंज कर दिया। इतना याद रखें कि जहां y के सापेक्ष आंशिक अवकलन है उस वाली फलन को कॉची रीमान समीकरण से दूसरी में बदल देना है और आंशिक अवकलन सिर्फ चारों का x के सापेक्ष हो जाना चाहिए। जब ऐसा हो गया तो अब हम देख रहे हैं कि ux के गुणा में डेल्टा x यहाँ पर है और ux के गुणा में ही आयोटा डेल्टा वाई यहाँ है। तो ux जब हम कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, ऐसे आयोटा वाई vx करेंगे तो डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, बाकी सारे पद मैंने लिख दिए। तो अब हम देख रहे हैं कि दोनों साइड में यदि मैं डेल्टा जेड का भाग दे दूं तो इसका ये कटेगा, इसका ये कटेगा, इनके नीचे डेल्टा जेड का भाग लगेगा। तो डेल्टा जेड का मैंने भाग दे दिया, यहाँ से डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई कट गया और इसका ये कट गया, इधर ये बच गए अल्फा के गुणा में बीटा के गुणा में, और इनको मैंने इस तरह से थोड़ा सेट करके लिख दिया है। अब हम देख रहे हैं कि डेल्टा एक्स का मान वास्तविक भाग है, डेल्टा जेड के मॉडुलस से हमेशा कम रहेगा। डेल्टा एक्स का मॉडुलस डेल्टा जेड के मॉडुलस के बराबर हो सकता है यदि काल्पनिक भाग 0 हो, वरना तो इससे छोटा रहेगा। इसी प्रकार से डेल्टा वाई का मान डेल्टा जेड से क्या रहेगा, मॉडुलस कम रहेगा। तो भाग दे दें इसका इधर, तो लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। यदि मैं इसके पूरे की बात करूं तो जब डेल्टा जेड का मान 0 की तरफ जाएगा, डेल्टा अल्फा भी 0 की तरफ, गामा भी 0 की तरफ, बीटा भी 0 की तरफ, डेल्टा भी 0 की तरफ, और इसकी वैल्यू 1 से कम, 1 अथवा 1 से क्या है, कम है। तो हम देखेंगे कि जब मैं लिमिट लूं दोनों साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो हो जाती है एफ डैश जेड अवकलनीयता की परिभाषा से, और राइट हैंड साइड के अंदर ये तो बच गया पद, और इसके बाद में इनकी वैल्यू 0 की तरफ अग्रसर होने के कारण से 0 हो जाती है। अर्थात एफ डैश जेड बराबर यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, और एफ डैश जेड क्या है, फलन जेड का अवकलन, एफ जेड का क्या है, अवकलन है एफ डैश जेड, और अवकलन क्या है, विद्यमान है, क्योंकि यू एक्स और वी एक्स दोनों विद्यमान है, इसलिए फलन एफ जेड का अवकलन क्या हो गया, विद्यमान हो गया। इसका अस्तित्व है क्योंकि ये दोनों अस्तित्व हैं, और इसलिए एफ जेड कैसी हो गई, विश्लेषिक फलन हो गई। जब एफ के जेड के अवकलन का अस्तित्व है तो फिर एफ जेड कैसी है, विश्लेषिक फलन है। इस विश्लेषिक फलन के लिए हमने दोनों शर्तें काम में ले ली हैं। नंबर 1 यू एक्स यू वाई वगैरह वगैरह जो चारों हैं u और v के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलन संतत हैं, जिसको हमने मध्यमान प्रमेय के रूप में यूज कर लिया है। और दूसरी हमारे को शर्त ये दे रखी है, कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट होने चाहिए, जिनको हमने यहाँ पर यूज किया है। तो कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट हैं और यदि ux और vx के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलन संतत हैं तो निश्चित रूप से फलन एफ जेड कैसी होगी, विश्लेषिक होगी। इसलिए ये दोनों शर्तें यदि लागू हैं तो इतना पर्याप्त है एफ जेड के विश्लेषिक होने के लिए, और यही फलन एफ जेड के विश्लेषिक होने की पर्याप्त शर्त है। थ्योरम कंप्लीट होती है।